Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem and the poem name is In Memory of W.B. Yeats which is written by W.H. Auden. हम इसका ऑलरेडी फर्स्ट स्टेंजा पढ़ चुके हैं. फर्स्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था दैट W.H. Auden जो है W.B. Yeats के डेथ के बारे में बता रहे हैं. दैट उनकी जब डेथ हुई थी वो दिन कितना सर्द दिन था और जो नर्सेज है वो इधर उधर दौड़ रही थी, र्यूमर्स चल रही थी और जो W.B. Yeats है उनकी कंडीशन कैसी थी वो हमने सारा फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था. अब हम सेकंड सेक्शन में बात करते हैं कि डायरेक्ट जो है W.H. Auden जो है W.B. Yeats को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो. देखो आप टेक्स्ट में देखो इसके, यू वर सिली लाइक अस, तुम हमारी तरह सिली हो. आप सबको पता है कि हम अगर फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि तू भी मेरी तरह पागल है या जो भी है, हम ऐसे ही बोलते हैं. तो यहाँ भी सेम कंडीशन हो रही है कि जो W.H. Auden है वो W.B. Yeats को एज ए फ्रेंड बोल रहे हैं कि यू वर सिली लाइक अस, तुम भी हमारी तरह सिली थे. योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल. अब देखो यू, योर ऐसे वर्ड आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि W.H. Auden जो है W.B. Yeats को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि दैट यू, योर, तो बोल रहे हैं यू वर सिली लाइक अस, तुम भी हमारी तरह सिली थे. योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, और जो तुम्हारा गिफ्ट है उसने सर्वाइव किया बस. और गिफ्ट क्या था इनका जो टैलेंट था, राइटिंग स्किल थी इनकी जो पोएम्स थी वो इनका गिफ्ट था जो इन्होंने किसको दिया, हम सबको दिया, हम रीडर्स को दिया और वर्ल्ड को दिया कि आज हम इतने टाइम बाद भी W.B. Yeats की पोएम जो है पढ़ते हैं. तो ये इनका गिफ्ट था. तो यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, द पेरिश ऑफ रिच वुमन. अब पेरिश ऑफ रिच वुमन कौन है यहाँ, जो आप सबको पता है W.B. Yeats की पोएम हमने पढ़ी है, हमारे BA थर्ड ईयर के सिलेबस में ही है, MDS यूनिवर्सिटी के द वाइल्ड स्वान्स एट कूल एंड अ प्रेयर फॉर माय डॉटर. ये दोनों पोएम जो है W.B. Yeats की है. और आप सबको पता है दैट W.B. Yeats वाज एन आयरिश पोएट. ये एक आयरिश पोएट थे और इनका जो ये लाइक करते थे एक लेडी को, मॉड गॉन. इनको मॉड गॉन को ये बहुत पसंद करते थे और मॉड गॉन ने क्या किया, जितनी बार इन्होंने 2-3 बार उसको प्रपोज किया उतनी बार इनका प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया. तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि ये जो पेरिश ऑफ रिच वुमन है ये वो ही है. तो यहाँ जो W.H. Auden है वो बोलना चाह रहे हैं कि देखो Yeats, तुम्हारी जो राइटिंग स्किल है उस पर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे तो तुम्हें किसी जो वुमन है उसने रिजेक्ट कर दिया हो या फिर तुम अपनी मेंटल इलनेस में हो या फिजिकल इलनेस में हो, बट किसी चीज का इम्पैक्ट जो है तुम्हारी पोएम पे, राइटिंग स्किल पे नहीं पड़ा. वो उतनी ही सॉलिड रही, उतनी ही अच्छी रही, बट जो तुम्हारी राइटिंग स्किल है उस पर किस चीज का इम्पैक्ट पड़ा, किस चीज से तुम इंस्पायर हो, वो बता रहा है हमें इसमें. तो क्या बोल रहा है, यू वर सिली लाइक अस, तुम हमारी तरह सिली थे. योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, तुम्हारे गिफ्ट ने सर्वाइव किया बस. द पेरिश ऑफ रिच वुमन, और जो पेरिश ऑफ रिच वुमन थी, मे बी मॉड गॉन, या फिर फिजिकल डिके हुआ, योरसेल्फ, कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ में, फिजिकल डिके हुआ या फिर मेंटल इलनेस हुई, या जो पेरिश ऑफ रिच वुमन है उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, कुछ भी हुआ हो, बट तुम्हारी राइटिंग स्किल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. ना तो तुम उनसे इंस्पायर हुए और ना ही ऐसा हुआ कि तुमने जो है अपनी पोएम को लिखना छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. देन क्या बता रहा है, मैड आयरलैंड. अब ये बता रहा है कि तुम्हें हर्ट सबसे ज्यादा किसने किया. ना तो तुम्हें किसी लेडी के रिजेक्शन ने हर्ट किया, ना तुम्हारी फिजिकल हेल्थ ने तुम्हें जो है हर्ट किया, ना ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ ने तुम्हें जो है हर्ट किया. तुम्हें हर्ट किसने किया और तुम किस मतलब बहुत ज्यादा हर्ट किस बात से हुए कि तुम्हें पोएम लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली. अब हमें ये बता रहा है W.H. Auden अपनी पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats के थ्रू. देखो, you were silly like us, your gift survived it all, the perish of rich woman, physical decay, yourself, mad Ireland hurt you, mad Ireland hurt you into poetry. जो mad Ireland है उसने तुम्हें हर्ट किया into poetry लिखने के लिए. कैसे, देखो आप सबको पता है, मैंने जो इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इस पोएम का, उसमें मैंने बताया था कि दैट इस पोएम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर सेकंड का. तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस टाइम क्या हुआ था आपको पता
बताता है कि आयरलैंड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और आयरलैंड के जो लोग हैं उनका भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ तो चाहते थे कि हमें ब्रिटिश लोगों से फ्रीडम मिल जाए और कुछ ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोगों का रूल रहना चाहिए। तो ऐसा मतलब एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी थी आयरलैंड के लोगों ने, है ना, इतना ज़्यादा वायलेंस फैल गया था। तो ये सब देख के जो हमारे W.B. येट्स है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और इसीलिए जो W.H. ऑर्डन है उन्होंने आयरलैंड को मैड बोला है, क्योंकि वहां के लोग आपस में ही झगड़ रहे थे। तो देखो, मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोएट्री, बस एक मैड आयरलैंड का इम्पैक्ट तुम्हारे पे पड़ा जिससे तुम पोएट्री लिखने के लिए जो है इंस्पायर्ड हुए। फिर क्या है, नाउ आयरलैंड हैज हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल। अब W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया था आयरलैंड ने, ठीक है, उसकी वजह से तुम पोएट्री लिखने लगे। बट फिर क्या हुआ, तुम्हारी पोएट्री तुमने क्यों लिखी थी? तुमने पोएट्री इसलिए लिखी थी, पोएम्स इसलिए लिखी थी ताकि आयरलैंड के लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले और वो एनलाइटनमेंट में आए, कुछ अच्छा उनको सीखने को मिले और वो अपनी फ्रीडम चाहे। ब्रिटिश लोगों से जो उनका रूल चल रहा है, ब्रिटिश लोग जो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन सब से उनको फ्रीडम मिले, आयरलैंड के लोग थोड़ा सा जो है सोचने लग जाए, इसलिए तुमने पोएम्स लिखी। बट तुम्हारी पोएम का आयरलैंड के लोगों पे कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि W.H. ऑर्डन कह रहे हैं मेरे टाइम भी सिचुएशन जो है आयरलैंड की एज इट इज है, उस पर कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। कैसे बोल रहे हैं वो, Mad Ireland hurt you into poetry. Now Ireland has her madness. Now कब? जब W.H. ऑर्डन ये पोएम लिख रहे थे इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, वो कह रहे हैं कि अभी भी Now Ireland has her madness and her weather still अभी भी जो आयरलैंड है उसका जो वेदर है वो सेम है और अभी भी उसकी मैडनेस जो है वो सेम है। मतलब कोई भी कंडीशन में बदलाव नहीं आया है, कंडीशन जो है एज इट इज है, कोई भी तुम्हारी पोएम का इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। जब तुमने पोएम लिखी तो तुमने इसीलिए लिखी थी कि लोग जो है उस पोएम को पढ़ के कुछ इंस्पायर हो जाएं, कुछ सीखें। बट अब जब मैं तुम्हारे इतने टाइम बाद पोएम लिख रहा हूं, तुम्हारी डेथ के बाद, बट मुझे तो अभी भी आयरलैंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मैं अभी रिसेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी कंडीशन वहाँ की सही है, वहाँ के हालात सही है। मैं बात कर रही हूँ जब W.H. ऑर्डन अपनी पोएम लिख रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि अभी भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है आयरलैंड पे। देखो, Mad Ireland hurt you into poetry. Now Ireland has her madness and her weather. इससे पता चल रहा है that Ireland का personification किया गया है by W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने आयरलैंड को एज अ मेडन, एज अ गर्ल माना है और उसको हर बोला है। सो क्या बोला है, Now Ireland has her madness and her weather still for poetry। अब बता रहा है कि बट पोएट्री का इम्पैक्ट कहाँ हुआ? जो W.B. येट्स ने पोएम्स लिखी है उनका इम्पैक्ट आयरलैंड के लोगों पे तो नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उसका इम्पैक्ट कहाँ है? तो अब हमें बता रहा है W.H. ऑर्डन, फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। बट ये जो लाइन है फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में क्या है, फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, कि इस पोइट्री ने कुछ भी हैपनिंग नहीं किया। जो तुमने पोएम लिखी है उससे आयरलैंड के लोगों पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। ये एक जो लाइन है अपने आप में वो बहुत कंप्लीट सेंस निकालती है। क्या बोल रहे हैं W.H. ऑर्डन, फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, जो पोइट्री है उसने कुछ भी हैपनिंग नहीं किया है, ठीक है। पर अब आगे की लाइंस में हमें बताएगा कि पोइट्री ने किया क्या है। देखो, इट सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग वेयर एग्जीक्यूटिव्स would never want to temper flows on south from wrenches of isolation and the busy grifts। देखो, पोइट्री ने आयरलैंड के लोगों पे इम्पैक्ट तो नहीं डाला है बिल्कुल भी। क्यों लिखी थी पोएम W.B. येट्स ने? इसीलिए लिखी थी क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और जब आयरलैंड की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी तो W.B. येट्स ने पोएम लिखी कि लोग जो है उनकी पोएम को पढ़ के इंस्पायर हो जाएं और वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोचने लग जाएं। बट W.H. ऑर्डन जो है इनके मरने के बहुत टाइम बाद भी आयरलैंड की सिचुएशन एज इट इज देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो W.B. येट्स को बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारी पोएट्री का इम्पैक्ट आयरलैंड के लोगों पे नहीं नजर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि इनमें कोई भी नेशनलिटी आई है। बट क्या हो रहा है, पर तुम्हारी पोएट्री का इम्पैक्ट कहाँ है? आगे बता रहा है, इट सर्वाइव्स, ये सर्वाइव कर रही है कहाँ पे? इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग
वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर, कि देखो जब वैली से पानी बहता है, किसी वैली से पानी बहेगा तो उसमें बहुत सारे बीच में उसके एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, बहुत सारे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, है ना, बड़ी बड़ी वो श्रृंखलाएं जैसे कुछ कुछ देखने को मिलेगी। पर तो जब पानी बहेगा तो वो उनके लिए रुकेगा नहीं। बीच में अगर पानी बहता है और बीच में कोई बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है तो वो उसको देख के वो रुकता नहीं है, वो उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पानी के। तो क्या बोल रहा है, फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग, वेयर एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर, फ्लोज ऑन साउथ, बट वो बहता रहता है, फ्लोज ऑन साउथ, साउथ में बहता रहता है, फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ आइसोलेशन, बड़े बड़े मैदानों में बहता रहता है, आइसोलेशन के खाली मैदानों में, बहुत बड़े बड़े रेंचेस हैं, मैदान है, आइसोलेटेड मैदान है, एकदम खाली पड़े हुए मैदान है, उनमें वो पानी बहता रहता है, एंड द बिजी ग्रीव्स, और बिजी ग्रीव्स में बहता रहता है, ठीक है। रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन, और जो रो टाउन्स है, कच्ची जो चट्टाने हैं, टाउन्स हैं, दैट वी बिलीव एंड डाई इन, और उसमें वो बहता रहता है। इट सर्वाइव, वो सर्वाइव करता है। पानी जो है अपने एग्जीक्यूटिव्स को देख के रुकता नहीं है, अगर पानी के बीच में कितनी भी रुकावटें आ जाती है बट वो बहता रहता है, उसका फ्लो चलता रहता है। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि यहाँ कंपैरिजन किया है वैली से, जो पानी बहता है उससे, किसका, W.B. येट्स की पोएम का। तो ऐसे W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पोएम है, W.B. येट्स को बोल रहे हैं, वो एक कैसी है, उस वैली से बहते हुए पानी के जैसी है, जिसके बीच में कितने भी एग्जीक्यूटिव्स आ जाएं बट वो नहीं रुकते हैं, उसकी जो पानी का फ्लो है वो उतना ही बहता रहता है, आइसोलेशन रेंज में भी बहता रहता है। वैसे ही जो तुम्हारी पोएम है वो भी सर्वाइव करती है और लोगों के बीच में। हो सकता है उसने आयरलैंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला हो तुम्हारी पोइट्री में, बट वो सर्वाइव कर रही है। फिर क्या बोल रहे हैं, अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ, और जो तुम्हारी पोइट्री है वो वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ, वो बहती रहती है। तो ये हमारा आज सेकंड सेक्शन था, कौन सी पोएम का, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स पोएम का, जो कि W.H. ऑर्डन ने लिखी है। फर्स्ट सेक्शन में हमने बात करी थी कि जो W.B. येट्स है, जब वो उनकी डेथ हो गई है तो कैसे सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, उस टाइम का पर्टिकुलर डे है, जो कितना सर्दी का दिन है, जो मेजरमेंट करने के, जो सर्दी को नापने के लिए जो भी यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फेल हो गए हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं मेजरमेंट की कितनी सर्दी है, ठीक है। और जो W.B. येट्स के पास में जो भी नर्सेस थी वो इधर से उधर दौड़ रही है ना, र्यूमर्स फैल रही है कि उनकी डेथ हो गई है, या फिर उनकी डेथ तो हो गई है, बट वो जब, आप सबको पता है कि कोई इंसान बीमार होता है और उसके आसपास में बहुत सारी नर्सेज होती है, तो आप सबको पता है कि आपके जो नेबर्स हैं वो भी आएंगे, वो पूछेंगे सिचुएशन कैसी है, कुछ लोग बोलेंगे कि वो मरने की कंडीशन में, कुछ लोग बोलेंगे मर गए। तो सेम जो सिचुएशन है W.B. येट्स की बताई जा रही है। उसके बाद में सेकेंड सेक्शन में हमने बात करी कि W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि जो W.B. येट्स की पोएम लिखने की उनको इंस्पिरेशन है वो कहां से मिली है, वो मैड आइलैंड से मिली है। यहाँ आइलैंड का पर्सोनिफिकेशन किया गया, उसका मानवीयकरण किया गया, उसको हर एज ए मेडन माना गया है, और ये बोला गया है कि वो मैड आइलैंड से उनको जो है इंस्पिरेशन मिली है पोएम लिखने की। उन्होंने पोएम किसने लिखी थी, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसका इंपैक्ट पड़ रहा था आयरलैंड पे, और आयरलैंड पे जो इंपैक्ट पड़ रहा था जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसका, तो W.B. येट्स ये चाहते थे कि वो ऐसी पोएम्स लिखे कि जो लोग हैं आयरलैंड के वो आपस में ना लड़े और वो अपने आप में फ्रीडम चाहे ब्रिटिश लोगों से, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, उनकी पोइट्री का कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ आयरलैंड के लोगों पे, क्योंकि W.H. ऑर्डन कह रहे हैं कि सेम कंडीशन है जब मैं भी पोएम लिख रहा हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि W.H. ऑर्डन ने जो हमारी पोएम लिखी थी 1940 में, जब डेथ हो चुकी है हमारे W.B. येट्स की, तो W.B. येट्स ने तो इनसे कुछ टाइम पहले पोएम लिखी थी, अपनी ईस्टर पोएम लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था सारा सब कुछ आयरलैंड के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पोइट्री का वहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां की सिचुएशन स्टिल अभी भी सेम है, अभी भी वहां का वेदर सेम है, वहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, पर तुम्हारी जो पोइट्री है उनका वो सर्वाइव कर रही है। वो कैसे सर्वाइव कर रही है, जैसे कोई वैली से आता हुआ पानी अपने एग्जीक्यूटिव्स को देखकर रुक नहीं जाता, वो बहता रहता है, फ्लोज होता रहता है, रेंजेस में, आइसोलेशन में, कहीं भी बहता रहता है। वैसे ही तुम्हारी जो पोएम्स है वो नहीं रुकती है, वो कोई भी अपने बीच में अपना रुकावट देख के नहीं रुकेगी, वो सर्वाइव करती रहेगी और वो सर्वाइव करती रहेगी। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन था इस पोएम का। थर्ड सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम। आप टेक्स्ट के साथ इस वीडियो को देखें,
इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी देखिए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पोएम का। सेकंड पार्ट में हमने इसका फर्स्ट सेक्शन पढ़ा था। आज की वीडियो में हमने इसका सेकंड सेक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड सेक्शन पढ़ेंगे। आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको पोएम समझ में आएगी। टेक्स्ट के साथ आप ये पोएम जरूर देखें और आपको आई होप समझ आई होगी और अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।